हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा सब कुछ और आप लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। मैंने जितने भी वीडियो डाले वो सारे वीडियो में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आप लोग इजीली समझ भी सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहना ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए और जिसकी वजह से ये वीडियो डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चैनल बनाया गया है, वो पर्पज भी सॉल्व हो पाए। फिलहाल अपने कंसेप्ट पे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लिया। अब एसिड बेस कंसेप्ट में हमने आपको बताया था कि एसिड बेस कंसेप्ट को किसी एक मेथड, किसी एक कंसेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से डिफरेंट कंसेप्ट आए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरेनियस कंसेप्ट पर डिस्कस किया था। कौन से कंसेप्ट पर? अरेनियस कंसेप्ट पर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए, तो हालांकि किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग आज इस लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। एक चीज समझ लो, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट होता क्या है। अगर हम लोग अरेनियस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें तो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन देता है, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। और एक ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH- आयन देता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। सिंपल केस में हम लोगों ने ये पढ़ा। दूसरा, अरेनियस का एक लिमिटेशन भी हम लोगों ने देखा। क्या लिमिटेशन देखा कि अगर वाटर का इन्वॉल्वेशन नहीं है, अगर हम एक्वस नहीं लेते हैं तो हम लोग उसके कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में डिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन मींस इसका मतलब क्या हुआ, H2O कंपलसरी है अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जब हम लोग ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट की बात करते हैं तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। और ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन आयन का डिस्कशन करते हैं, मींस प्रोटॉन का। इन्होंने बताया कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई केमिकल स्पीसीज हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है तो वो एसिड होता है। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो बेस है। मींस on the basis of donating and accepting capacity, Bronsted-Lowry concept define about two acid and base. Here we will discuss about two Bronsted-Lowry concept. देखो जरा, अगर हम लोग Bronsted-Lowry concept की बात करते हैं, Bronsted-Lowry concept, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस के बारे में बताया गया। हम दोनों को एक साथ आपको डिफाइन करके बताते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं एसिड का और एक हमने पॉइंट ले लिया बेस का। ठीक है बेटा। अब एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, अभी हमने आपको क्या बताया, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल स्पीसीज जो H+ आयन, आई मीन जो प्रोटॉन, यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड। देखो जरा क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस और अ केमिकल स्पीसीज which can donate a proton, प्रोटॉन मतलब H+ is called एसिड। मीन्स क्या बोला, ऐसे सब्सटेंस और केमिकल स्पीसीज जो कि H+ आयन को क्या कर पाए, डोनेट कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बेस के बारे में बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। यहां पर OH की कोई बात नहीं की गई। तो अगला डेफिनेशन अगर हम लोग नोट करते हैं तो क्या लिखेंगे, अ सब्सटेंस और अ केमिकल स्पीसीज which can accept a proton is called base। तो यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ
H+ की बात की गई है कि अगर कोई कंपाउंड H+ को डोनेट कर देता है तो फिर वो एसिड है, अगर कोई कंपाउंड H+ को अपने में एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो बेस है। अभी देखो हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल सा है, बहुत पॉपुलर है, हम लोग HCl H2SO4 की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक HCl है और ये HCl जब आयोनाइज होगा तो हम लोग जानते हैं कि H+ देता है। तो अगर H+ दे रहा है इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट HCl क्या है? एसिड। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4 और जब ये अपने आयंस में डिवाइड होगा तो 2H++ SO4 2- देगा। यहां पर भी ये हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब है ये भी आपका क्या है? एसिड। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है HNO3 और जब भी ये डिसोसिएट हुआ मींस अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ तो ये H+O3 नेगेटिव मींस इन तीनों एग्जांपल में हमने देखा कि ये तीनों एग्जांपल इजीली क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन को डोनेट कर पाते हैं दैट इज एसिड। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH और जब भी ये CH3COOH काम करेगा तो यहां पर क्या होता है? ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होता है तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H+। तो इन सभी एग्जांपल में अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन को मींस H+ को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, वो आपका क्या है? एसिड। तो यहां पर हमने अभी आपको जितने भी एग्जांपल लिखे ये सारे किसके एग्जांपल है? एसिड के, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, बिकॉज ये प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और अगर कोई कंपाउंड प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है तो फिर वो क्या कहलाता है? एसिड। अब बारी आती है बेस की। बेस के अकॉर्डिंग क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को अपने में क्या कर पाए? एक्सेप्ट कर पाए। तो अगर H+ को अपने में एक्सेप्ट करता है तो उस केस में वो बेस कहलाता है। देखो कुछ एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। यहां पर भी मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है NH3, ठीक है, और इस NH3 को मान लेते हैं हम लोगों ने H2O के साथ ऐड कर दिया। तो याद रखना इस H2O का एक H निकल के इस NH3 के साथ ऐड हो जाता है। रीजन क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है, तो फिर वो जब H+ को अपने में एक्सेप्ट कर लेगा तो अब क्या बना लेगा? NH4+ और बाकी क्या बचेगा? प्लस OH-। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ वी विल टॉक अबाउट टू NH3 देन NH3 इज अ बेस। NH3 क्या है? बेस। क्यों? क्योंकि NH3 ने एक हाइड्रोजन को अपने में ऐड कर लिया। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा है, क्या लिखा है? अ सब्सटेंस और ए केमिकल स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। मींस एक ऐसा केमिकल स्पीसीज जो कि एक प्रोटॉनों को अपने में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है दैट इज कॉल्ड बेस। हियर NH3 क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन को अपने में ऐड कर रहा है तो क्या बना लेगा? NH4+। तो ये जो NH3 है ये क्या होगा? बेस। एक चीज आपको और याद रखनी है, अभी हमने यहाँ पर NH4+ OH- ये सब कुछ भी लिखा है तो हम अभी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एसिड और बेस को अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो आप लोगों ने देखा कि वो क्या कर रहा है? अपने को NH4 दे रहा है और यही NH4 देने की वजह से क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है तो वो इजीली हाइड्रोजन को अपने में अट्रैक्ट कर लेगा। फाइनली NH3 क्या होगा? बेस होगा। अगर हम लोग एक कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं हमने आपको एक एग्जांपल दिया CO3 2 नेगेटिव। तो ये CO3 2 नेगेटिव को अगर हम लोग H2O के साथ ऐड कर दें, किसके साथ? H2O के साथ, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बनाएगा? HCO3 नेगेटिव प्लस यहां पर आ जाएगा OH-। तो देखो जरा, क्या इस CH3 2 नेगेटिव ने यहां से एक हाइड्रोजन लिया? हाँ, यहां से एक हाइड्रोजन इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये हाइड्रोजन इसने यहां पर एक्सेप्ट किया तो फिर ये क्या होगा? ये आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी देन इट इज बेस। मींस अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें CO3 2 नेगेटिव क्या हो गया? बेस हो गया। NH3 क्या हो गया? बेस हो गया। यहां पर ये NH4+ OH- HCO3 नेगेटिव OH- ये भी कुछ स्पेशल टर्म्स को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। फिलहाल हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ पर अभी एसिड और बेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, क्या बोला गया? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल स्पीसीज जो हाइड्रोजन को अपने में ऐड करता है वो क्या होता है? बेस। जो हाइड्रोजन को मींस प्रोटॉन को, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयन, जो प्रोटॉन को रिमूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। तो ये आपका वही लिखा कि जो H+ को डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड एसिड और जो H+ को एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड बेस।
अब यहां पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो कि ध्यान से समझना, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। फिर से समझो, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उस केस में वो क्या होगा, एसिड या बेस? तो उस बात को समझने के लिए एक सब्सटेंस का टाइप आया, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? एम्फोटेरिक। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को अपने में ऐड भी कर पाए, हाइड्रोजन को अपने से रिमूव भी कर पाए, उन सब्सटेंस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। फिलहाल अभी हमने आपको यहाँ पर एसिड और बेस का डेफिनेशन दिखाया, तो इसको आप लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एम्फोटेरिक और सब्सटेंस की बात करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो अब करते हैं। अब हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस की बात आती है। अब ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है वो भी ध्यान दो। हमने अभी आपको क्या बताया, एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट भी कर सके और H+ को एक्सेप्ट भी कर सके, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। देखो जरा ध्यान से, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या है? किसी भी सब्सटेंस की ऐसी कैपेसिटी जो हाइड्रोजन आयन को अपने ऐड कर पाए और हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और हाइड्रोजन आयन मतलब क्या? प्रोटॉन। याद रखना, हाइड्रोजन आयन मतलब यहां पर क्या बात करनी है? प्रोटॉन की बात करनी है। तो बोला गया है द अ सब्सटेंस, इससे लिखता हूं, which is capable केवल लिख दिया मैंने, a substance which is capable of both donating and accepting a proton is called एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है बेटा? चलो देखो जरा ध्यान से, क्या बोला गया? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट दोनों की कैपेसिटी रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ पहले एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे आपको बताया वाटर इज अ बेटर एग्जांपल है, हम यहां पर लिख लेते हैं वाटर इज अ, यहां पर लिख लेता हूं एम्फोटेरिक सब्सटेंस का क्या होगा? वाटर इज अ बेटर एग्जाम्पल। तो अगर वाटर बेटर एग्जाम्पल है तो हम लोग वाटर की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, H2O लिया हमने, ठीक है, और इस H2O को H2O के साथ ही ऐड कर देंगे। ध्यान से समझना, इस H2O को इस H2O के साथ ही ऐड कर देंगे। तो अगर ये वाला H2O मान लेते हैं इस H2O से H+ आयन को अपने में ऐड कर लेता है, तो जब ये H+ आयन अपने में ऐड कर लेगा तो क्या बनाएगा? H3O+, मतलब इसका एक हाइड्रोजन यहां चला गया और प्लस क्या बना देगा? OH-। ध्यान से समझना। तो देखो जरा क्या हुआ, H2O ने H2O के साथ जब ऐड हुआ तो ये H3O+ बनाया प्लस OH- बनाया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हुआ, ये जो कंपाउंड हुआ, इसने इस H2O से एक हाइड्रोजन लिया। जब ये इससे एक हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्ट कर रहा है। ध्यान समझना, ये क्या कर रहा है? ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर ये क्या होगा? फिर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी ये क्या होगा? बेस। लेकिन ये H2 क्या कर रहा है? ये H2 आपका डोनेट कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एसिड। मींस H2O, ये वाला H2 एसिड है और ये वाला H2 बेस है, बट H2 तो H2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? H2O एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अब इसके हम बहुत एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे, ठीक है। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो, चलो बाद में नोट कर लेना, फिलहाल एग्जांपल एक और देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4, ये हम लोग बहुत सिंपल कंपाउंड है, सब लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? क्या हाइड्रोजन आयन देता है? यस देता है। तो फिर क्या बनाएगा? H+ प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक,
अब जब H2SO4 ने एक प्रोटॉन को डोनेट किया तो अगला स्पीसीज क्या बनाया, HSO4 नेगेटिव। क्या ये HSO4 नेगेटिव, ध्यान से समझना, अब ये HSO4 नेगेटिव क्या एक हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता है? कर सकता है। अगर करेगा तो फिर क्या बनाएगा, H++ SO4 2-। तो देखो एक ही कंपाउंड्स के हमने यहां पर दो टर्म लिखे आयोनाइजेशन फॉर्म में, ठीक है, तो ये इसका आयनिक टर्म है। अब इसको जरा और डिटेल में पढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन एग्जांपल आपका HSO4 नेगेटिव आए, तो हमने यहां पर ले लिया HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो क्या ये HSO4 नेगेटिव एक हाइड्रोजन को अपने में एक्सेप्ट करके H2SO4 बना सकता है? हाँ बना सकता है। ये HSO4 नेगेटिव ये H+ के साथ ऐड होकर H+ क्या है, ये H+ आपका प्रोटॉन है, तो ये जब ये H+ को अपने में ऐड कर लेगा तो फिर H2SO4 बनाएगा, यस या नो, यस। सेम केस जब ये HSO4 अगर एक प्रोटॉनों को रिलीज कर देता है, मान लेते हैं यहां पर ये H+ क्या हो रहा था, यहां पर ये H+ इसके साथ ऐड हो रहा था, ठीक है, ये याद रखना प्लस वाला ये प्लस चार्ज और ये वाला प्लस एडिशन का साइन है। नेक्स्ट अब ये HSO4 क्या करेगा, ये HSO4 हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। मान लेते हैं इसने एक प्रोटॉन को क्या किया, रिलीज किया, तो अब ये क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा SO4 2- बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये जो HSO4 है, ये वाला जो HSO4 जब H+ को अपने में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और यही HSO4 H+ को क्या कर रहा है, अपने से रिलीज कर रहा है। तो जब ये HSO4 H+ को अपने से रिलीज करेगा, मतलब H+ को अपने से डोनेट करेगा, तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, एक्ट एज, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक्ट एज, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो एक्ट एज एसिड। सेम केस यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो यहां पर क्या बेस होगा, एक्ट एज बेस, ठीक है। तो ये जो HSO4 है, ये आपका जो HSO4 नेगेटिव हुआ, ये HSO4 नेगेटिव क्या कर रहा है, ये HSO4 नेगेटिव दोनों बिहेवियर को शो कर रहा है। ये हाइड्रोजन को अपने में, आई मीन प्रोटॉन को अपने में एक्सेप्ट भी कर रहा है, प्रोटॉनों को अपने से रिलीज भी कर रहा है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं HSO4 नेगेटिव is a एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये HSO4 नेगेटिव क्या है, ये आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं आपको समराइज करवा देता हूं। एसिड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड एसिड, और एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को अपने में एक्सेप्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड बेस। यहां पर क्या हुआ, यहां पर HSO4 अपने से एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब ये एक्ट एज एसिड होगा। लेकिन यहां पर इस साइड क्या हो रहा है, ये एक हाइड्रोजन को अपने में एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो बेस होगा। कुल मिला के HSO4 नेगेटिव क्या हुआ, HSO4 नेगेटिव आपका एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अभी हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं। ले लिया, चलो बेटा। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट नहीं, अगला एग्जांपल हम भी और अच्छी से समझ लेते हैं कि कैसे इन सारी चीजों को कंटिन्यू करना है, कैसे हमें समझना है कि कब एसिड के जैसे बिहेव करेगा सब्सटेंस, कब बेस के जैसे बिहेव करेगा, कब वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, कब आपको डोनेट कर रहा है। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा जनरली कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। हम आपको बेसिक से बेसिक चीज और टॉप से टॉप लेवल सारा बता रहे हैं। तो देखो जरा, अब हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। मान लेते हमारे पास एक कंपाउंड है H3PO4। कौन सा कंपाउंड है, H3PO4। तो एक चीज समझ लो, जब ये H3PO4 एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मान लेते यहां से एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, तो फिर क्या बनेगा, अब बनेगा H2PO4 नेगेटिव। बेसिकली एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो फिर मान लेते यहां पर H+ आ गया, एक प्रोटॉन यहां पर निकल गया, तो यहां पर इस पे एक माइनस साइन आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं H2PO4 की। क्या ये H2PO4
फिर से एक हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो जब ये H2SO4 फिर से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो बनेगा HPO4 2 नेगेटिव प्लस H+। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से एक कॉमन कंपाउंड्स की बात करते हैं, कॉमन केमिकल स्पीसीज की बात करते हैं। तो ये H2PO4 क्या है? कॉमन है, और यहाँ पर ये भी आपका यहाँ से भी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखो जरा इसी पे कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है H2PO4 नेगेटिव। तो जब ये H2PO4 नेगेटिव क्या करेगा? H+ को अपने में ऐड करेगा, मतलब इसने क्या किया? H+ अपने साथ ऐड कर लिया। तो जब ये H+ अपने साथ ऐड करेगा, आई मीन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर क्या बनाएगा? H3PO4। और जब ये H3PO4 बना लेगा तो ये इस H3PO4 के रिस्पेक्ट में क्या काम कर रहा है? अब यहां पर ये कहलाएगा एक्ट एज, ऐसे करके लिख देते हैं, एक्ट एज क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को अपने में ऐड कर रहा है, दैट मींस एक्ट एज बेस। लेकिन अगर यही H2PO4 एक प्रोटॉन को अपने से रिलीज करता है तो जो बनने वाला स्पीसीज होगा वो क्या होगा? अब होगा HPO4 2 नेगेटिव। मींस इसने क्या किया? इसने H+ को रिलीज कर दिया। तो जब ये H+ को रिलीज करेगा तो उस केस में अब ये कैसा बिहेव करेगा? अब ये बिहेव करेगा एक्ट एज एसिड। क्लियर हुआ बेटा? तो देखो जरा, हमने यहां पर देखा कि जो H2PO4 है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर पा रहा है, हाइड्रोजन को रिलीज भी कर पा रहा है। तो जब हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, यहां पर डोनेट करेगा, तो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। और जब हाइड्रोजन को अपने में एक्सेप्ट करेगा तो फिर बेस के जैसे बिहेव करेगा। मींस एक ही सब्सटेंस दो टाइप के कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो H2PO4 है वो क्या है? H2PO4 इज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, बस इस बात को आपको याद रखना है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। और कौन सा कंपाउंड्स किस तरीके से एसिड को बिहेव करता है, किस तरीके से बेस को बिहेव कर सकता है, और कब वो एम्फोटेरिक बनाएगा, इन सारी बातों को आप लोग समझ गए। अब ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक कंपाउंड्स और आता है, कुछ एसिड और बेस के बिहेवियर को कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। हाँ, तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं, इस तरीके के एग्जांपल से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एम्फोटेरिक होगा, कौन सा कंपाउंड एम्फोटेरिक नहीं होगा, कब एसिड होगा, कब बेस होगा। लेकिन अब ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ना है जिसका नाम है कॉन्जुगेट एस और कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का क्या मतलब है वो भी हम लोग समझेंगे। बेसिकली क्या है, देखो ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और इसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो केवल एक प्रोटॉन इसके पूरे बिहेवियर को चेंज कर रहा है। इस पूरे बिहेवियर की स्टडी को एक नाम दिया गया और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक चीज और, ये हमने आपको एक कंपाउंड्स का एग्जांपल दिया H3PO4 का। ठीक है, हम यहाँ पर दो एग्जांपल और लिख देंगे, आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे कि इसका जो है एम्फोटेरिक सब्सटेंस ये है भी या नहीं, और अगर है तो कब एसिड और कब बेस है। ठीक है, तो एक कंपाउंड हमने लिख दिया H2CO3। ठीक है बेटा, और एक कंपाउंड NH3। इन दोनों में आपको ये एम्फोटेरिक कंसेप्ट स्टडी करना है। हाँ, और एक चीज और, सॉल्व करना और प्रॉपर कमेंट्स भी करना कि ये आपको आया कि नहीं आया। अगर आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो हमको डिस्कस करो, हम फिर इसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे। वैसे ये करता है, कैसे करता है वो आपको समझना है। ठीक है, चलो, तो बाकी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके बेटा, चलो, अब ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ पॉइंट्स हमारे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल पर। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, हालांकि बहुत इजी है और टफ नहीं है, बट आपको ध्यान देना। क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस। क्या कंसेप्ट हमारे पास आया? कॉन्जुगेट एसिड बेस
पेयर। अभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है क्या? बेसिकली जब कोई कंपाउंड हाइड्रोजन्स को अपने में ऐड करता है या हाइड्रोजन्स को अपने से रिलीज करता है तो एक आयनाइजेशन, एक आयनिक स्पीसीज बनाता है, और वही आयनिक स्पीसीज में एक स्पीसीज एसिडिक बिहेवियर का होता है, एक बेसिक बिहेवियर का होता है। उसी को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो फिलहाल इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इन्होंने बोला एसिड बेस का ऐसा पेयर, एसिड बेस का एक ऐसा पेयर जो केवल डिफर हो पाए H+ के द्वारा, मीन्स केवल और केवल प्रोटॉन के द्वारा अगर उसको डिफरेंशिएट कर पाए, उसके डिफरेंस को बता पाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो लिख लेते हैं, अ पेयर ऑफ एसिड बेस, a pair of acid base which differ by a proton, proton मतलब H+, by a proton is known as conjugate acid base pair। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों को इसी के बारे में समझना है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो H2O की बात करते हैं, पहले हम लोग एग्जांपल H2O का ही कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लेते हैं हमने एक कंपाउंड ले लिया HCl, और इस कंपाउंड को H2O के साथ ऐड किया। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि H2O एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, ये HCl एक हाइड्रोजन को डोनेट करके इस H2O को दे देगा। ठीक है, यहां पर ये HCl क्या है, ये HCl एसिड है, हम सभी को मालूम है। ठीक है, तो जब ये HCl एक H2O के साथ ऐड होगा तो, और इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया, तो H2O डोनेट होके क्या बना लेगा, H3O प्लस यहां पर क्या देगा, Cl माइनस। अब चलो देखो ध्यान से समझना, यहां पर हम लोग बात करते हैं इस H3O प्लस की, अगर ये H3O प्लस एक H+ निकाल देता है, क्या ये H+ निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है। अगर यहां पर ये H+ को रिमूव कर देगा, अगर एक H+ को डोनेट कर देगा तो फिर ये H2 बना लेगा, बट यहां पर ये डोनेट कर रहा है, और अगर ये डोनेट कर रहा है तो फिर ये क्या होगा, फिर ये एसिड होगा। तो एसिड तो ये भी है कि नहीं, बट एसिड तो होगा, लेकिन कौन सा एसिड होगा, अब हम इसको कहेंगे कॉन्जुगेट, शॉर्ट में लिख दिया, बाकी स्पेलिंग यहां लिखा है कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर बेटा? सेम, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ओके, अगर ये एसिड है तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि बेस क्या होता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को अपने में ऐड कर पाए, और यहां पर जब ये HCl रिलीज कर रहा है तो ये H2 ही तो ऐड कर रहा है, तभी तो ये H3O प्लस बनाया। इसका मतलब ये एसिड और ये बेस, और यहां पर H2O प्लस क्या कर रहा है, एक इन्होंने हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा। अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा तो ये भी एक एसिडिक बिहेवियर का होगा, बट कौन सा, फिर हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और ये Cl क्या करेगा, इसी से निकले हुए H+ को अपने में डोनेट एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखेगा, दैट इज कॉल्ड बेस। तो ये आपका हुआ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अभी हम इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बट आप समझो है। अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2O का ही। मान लेते हैं H2O को H2O के साथ ऐड किया जाए, तो जब H2O को H2O के साथ ऐड करेंगे तो मान लेते हैं इसका एक हाइड्रोजन यहां चला गया। ठीक, अगर इसका हाइड्रोजन यहां चला गया, इसने एक प्रोटॉन को डोनेट किया, अगर इसने एक प्रोटॉन को डोनेट किया तो ये क्या हुआ, एसिड, और अगर ये एसिड हुआ तो फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, बेस। तो अब यहां पर क्या बनाएगा, जब इसने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया तो ये बनेगा H3O प्लस यहां पर क्या बनेगा, OH माइनस। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये आपका क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है बेटा, तो क्लियर है पॉइंट। फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
चलो हो गया। अब देखो, अब हम लोगों को और भी कुछ एग्जांपल लेना है, रब कर देता हूं। अब हमने मान लिया, अगला एग्जांपल हमारे पास है, अब हमने NH3 को HCl के साथ ऐड किया, समझना ध्यान से। और जब हम लोग NH3 को HCl के साथ ऐड करेंगे तो ये HCl क्या करेगा, ये HCl एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जब ये रिमूव करेगा तो ये NH3 इसको एक्सेप्ट करेगा, और जब ये NH3 इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर अब यहां पर क्या बना लेगा, अब यहां पर बना लेगा NH4 प्लस, और यहां पर बनेगा प्लस Cl माइनस। तो ये डोनेट कर रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा, एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। सेम केस, यहां से H प्लस निकाला जा सकता है, मींस डोनेट किया जा सकता है, तो अब ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, इसी में देख लेते हैं नीचे। अब हमने मान लेते हमारे पास एक कंपाउंड और है CH3COOH, और इस CH3COOH को अब हम लोगों ने H2O के साथ ऐड किया, तो फिर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और अगर ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रहा तो क्या कहलाएगा, बेस। बट यहां पे क्या बनाएगा, यहां पर बनाएगा H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस, तो फिर अब आपका ये क्या होगा, अभी आपका होगा कॉन्जुगेट एसिड, और ये आपका होगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने अभी इतने सारे एग्जाम्पल किए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लें। अभी हम लोग इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे कि कब कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, कैसे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, कौन सा एम्फोडायनिक सब्सटेंस होगा। यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ एग्जांपल समझ रहे थे, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोगों को ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और बताना है, और वो पॉइंट है स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि कौन से सब्सटेंस की, कौन से एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन से एसिड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, नोट कर लो। चलो रब कर दें। अब हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड बेस। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड बेस के अकॉर्डिंग किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ये हमें बताना है। बट हम उन्हीं सब्सटेंस में बता सकते हैं जिसमें एलिमेंट्स सेंट्रल एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, तो सेंट्रल एलिमेंट कॉमन होने का मतलब कि हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है HClO4, फिर हमारे पास कंपाउंड है HClO3, फिर हमारे पास कंपाउंड है HClO2, और फिर हमारे पास कंपाउंड है HClO। तो देखो इन सबका सेंट्रल एटम सेम है कि नहीं, सेम ही है। कौन सा है, Cl 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 Cl। हमें इस तरीके के कंपाउंड्स का क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो इनकी स्ट्रेंथ निकालने का एक तरीका है क्या, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो ये स्ट्रेंथ का मतलब, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, तुम भी समझ लो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है एसिडिक नेचर। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, एसिडिक नेचर, मतलब किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। बेसिकली क्या है, ये जो पॉइंट्स है ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्री में आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिडिक और बेसिक नेचर की जब भी बात की जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधे से ज्यादा इसी बात को कंफ्यूज रहते हैं कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर को ज्यादा फॉलो कर रहा है कि कम फॉलो कर रही है, हम लोग कैसे बता पाएंगे। हालांकि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनके बारे का इनको निकालने का मेथड कुछ अलग है। इनको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल देते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बोला जाता है कि कौन सा कंपाउंड इजिली हाइड्रोजन को रिमूव कर पा रहा है। जो भी कंपाउंड इजिली हाइड्रोजन को अपने से रिमूव कर पाता है दैट इज कॉल्ड
एसिडिक बिहेवियर, वो अच्छा एसिड है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ऑर्गेनिक की बात ऑर्गेनिक में कर लेंगे। देखो इधर HClO4 नेगेटिव का अगर हम लोगों को एसिडिक नेचर निकालना है, क्या निकालना है? एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो एसिडिक नेचर निकालने के लिए आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम HClO4 में सारे Cl कॉमन है, हम लोग पहले Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर का यहां पर मैं एक आपको एग्जांपल निकाल के बता देता हूं। बाकी 11th क्लास में एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, उस रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक में ऑक्सीडेशन नंबर बहुत डिटेल में बताया गया है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग देख लेना। अभी फिलहाल HClO4 की बात करते हैं, तो हमें इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लोगों ने मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना होगा? x होगा। अब हमें यहां पर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हम लोग लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस अगला एलिमेंट क्लोरीन है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl प्लस अगला एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो लिखेंगे और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो हमने लिखा 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। बेसिकली क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड का जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर का इक्वलिटी होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? किसी भी कंपाउंड में जब भी हम लोग किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट और डोनेट करने की कैपेसिटी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, प्लस Cl का x होगा जो कि हमने मान लिया, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होगा इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का +1 कैसे? बिकॉज हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए उसका +1। जो डोनेट करता है वो प्लस, जो एक्सेप्ट करता है वो माइनस। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -2। नाउ वी विल सॉल्व 1 प्लस x माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7। फाइनली यहां पर HClO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +7, ठीक है। यहां पर निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेना, यहां पर निकालेंगे तो +5, यहां पर निकालेंगे तो +3 और यहां पर निकालेंगे तो +1, ठीक है। तो देखो जरा, हमने भी आपको क्या बोलता है, जिस किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? 7, उससे कम 5, उससे कम 3 और उससे कम 1, मींस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? HClO4 का। तो अगर हम लोग इसके एसिडिक बिहेवियर की बात करते हैं तो यहां पर एसिडिक बिहेवियर में क्या आ जाएगा? HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। तो जब भी हम लोग इसके एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। लेकिन अगर हम लोग इसके बेसिक नेचर की बात करें तो क्या होगा? इसका उल्टा है, इसका उल्टा। तो इसका जो बेसिक नेचर होगा HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, तो इसका बेसिक नेचर इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसी का आयनिक स्पीशीज लिया जाए तो आयनिक स्पीशीज में क्या होगा? सारों का हाइड्रोजन निकाल दो, और अगर सभी का हाइड्रोजन निकाल देंगे तो उन सब पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब HClO4 का आयनिक फॉर्म क्या होगा? ClO4 नेगेटिव। HClO3 का क्या होगा? ClO3 नेगेटिव। HClO2 का क्या होगा? ClO2 नेगेटिव। और HClO क्या होगा? ClO नेगेटिव, है ना। तो यहां पर जो बेसिक नेचर होगा वो साइन तो ऐसे रहेगा, बस वो एक आयनिक फॉर्म को शो कर रहा है। तो आपको समझना ये है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का अगर हमें स्ट्रेंथ निकालना है और उन सारे एलिमेंट्स का सेंट्रल एटम अगर सेम है तो सबसे पहले हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा। स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक नेचर। तो जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, उसका बेसिक
निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग एक कंसेप्ट लिख लेते हैं, आई मीन थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपको लर्न करने में इजी होगा। क्या लिखेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम सेंट्रल एटम of compounds have more acidic nature, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर थोड़ा सा हमें लगता है लंबा हो गया, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, और मोबाइल में स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है तो आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, बट इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले 5-10 मिनट लगा के इसको रिवाइज कर लेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम लोग एसिड बेस थ्योरी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि लुईस कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो लुईस कंसेप्ट का क्यों यूज किया जाता है वो भी हम आपको बस एक लाइन में ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और वो H+ आयन देगा, दैट इज कॉल्ड एसिड, और जब बेस OH- देगा तो बेस। सेम केस यहां पर इन्होंने सिर्फ H+ की बात की कि जो भी कंपाउंड H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा वो एसिड, जो कंपाउंड H+ को एक्सेप्ट करेगा वो बेस। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो प्लस माइनस पर डिपेंडेबल है, कौन से, आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड। लेकिन जो लुईस कंसेप्ट है उन्होंने कंप्लीटली न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे बात की। मींस जैसे अगर हम आपको पूछें कि BeCl2 एसिड है कि बेस, तो उसमें ना तो हाइड्रोजन है ना OH है, ना वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है ना हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है। तो उस केस में उस कंपाउंड को हम लोग कैसे बताएंगे कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो इस मेथड को, इस तरीके के कंपाउंड्स को एसिडिक बनाने के, एसिड और बेस के बारे में बताने के लिए हम लोग लुईस कंसेप्ट का यूज करेंगे। कि अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आ रही हैं, आपको दोनों ही केस में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है और हमको बताना है। अगर सारी चीजें क्लियर हैं, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो जैसा हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, लिंक को शेयर करो। आज का लेक्चर यही ऑफ करते हैं। उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा, तो फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दो। यहाँ पर हम आपको केमिस्ट्री की हर तरीके की प्रॉब्लम्स, हर तरीके के कंसेप्ट को समझाने के लिए रेडी हैं। किसी भी तरीके का कोई आपने संकोच नहीं करना है, जाके कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हम उसको रीड करके बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपने दोस्तों को भी लेक्चर शेयर करो ताकि उनका भी भला हो पाए और लॉकडाउन की स्थिति में उनको भी हेल्प मिल पाए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में लुईस कंसेप्ट के साथ। ओके बेटा, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय।